हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पीसीएस के लिए इकोनॉमी का सिलेबस कि कौन कौन से जो रिपीटेड थीम्स है जो हर साल पूछे जा रहे हैं और कहां से जो क्वेश्चन आपका है या फिर 1 या 2 साल के इंटरवल में पूछा जा रहा है। ऑलराइट, और हम पीवाईक्यूज पे डिस्कस करेंगे पंजाब पीसीएस के कि कौन से पीवाईक्यूज है या एक ही थीम पे जो रिपीटेडली क्वेश्चन आया है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है हमारे, ठीक है। और हम साथ के साथ यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी दिखे, क्योंकि अब स्टेट पीसीएस क्या कर रहा है कि यूपीएससी के लाइन ऑफ थॉट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, एंड लास्ट में हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, वो रहेगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज हमारा जो भी पंजाब पीसीएस का बंडल स्टार्ट किया है हमने 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ क्रैश कोर्स भी है, सो दैट आपको एक लाइन ऑफ थॉट पता चले कि हम किस प्रोसेस के साथ इसमें आगे बढ़ेगी इस कोर्स में और कैसे आपके लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। अगर हम सिलेबस देखते हैं पंजाब पीसीएस में इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी, ऑलराइट, सबसे पहले इसमें मेंशन किया गया है दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग। ठीक है, कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, जब हम आजाद हुए कि उस टाइम प्लानिंग की क्या जरूरत पड़ी और प्लानिंग में इश्यूज क्या क्या रहे हैं। ऑलराइट, फिर रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे एसडीजी गोल्स है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, एसोसिएटेड इश्यूज इसके साथ क्या है, और गवर्नमेंट बजटिंग क्या होती है। ऑलराइट, एक ये थीम है ओवरऑल। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर वाला है कि मेजर क्रॉप्स क्या है, पैटर्न्स क्या है इंडिया में, और इरिगेशन के सिस्टम्स बताए, स्टोरेज क्या है, पीडीएस सिस्टम क्या है, एमएसपी क्या है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करते हैं हम डिफरेंट एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग क्या होती है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है। ऑलराइट, तो एक मेजर थीम है हमारा दैट इज एग्रीकल्चर, जहां से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम थीम की बात करें, ये पूछा गया हमारा कि अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है सप्लाई चेन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। अपस्ट्रीम चैलेंजेस मींस इनपुट्स जो आप देते हैं किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट के अपस्ट्रीम चैलेंजेस की बात कर रहा है इसमें, ठीक है, मार्केट आपका एग्रीकल्चर का मार्केट है, उसकी अपस्ट्रीम चैलेंजेस होगी कुछ कि उसमें इनपुट जो आप स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर मार्केट के हम डाउन स्ट्रीम चैलेंजेस की बात करेगी। अगर मार्केट में आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्रॉप आप सेल कर रहे हो, उसके बाद क्या चैलेंजेस हो सकते हैं फर्दर, ठीक है, वो है हमारे डाउन स्ट्रीम चैलेंजेस। ठीक है, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या इश्यूज है इंडिया में, लॉजिस्टिक का इशू है, ठीक है, और भी कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है। एपीएमसी एक्ट को पढ़ना है हमें, ई नैम को पढ़ना है कि कैसे हम ई नैम को कनेक्ट कर सकते हैं एपीएमसी के साथ, या ऑल ओवर इंडिया हम ई नैम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं सो दैट एक फेयर प्राइस मिल सके, बियॉन्ड एमएसपी भी लोग सेल कर सके। ऑलराइट, फिर लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए इंडिपेंडेंस के बाद। ऑलराइट, स्टेट वाइज देखना होगा मैं कि पंजाब में क्या इश्यूज रहे हैं, कि लैंड कंसोलिडेशन का है, लैंड सेग्रीगेशन का है। ऑलराइट, कि अनक्लियर टाइटल्स है, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट आया एग्रीकल्चर पे स्पेसिफिकली, क्योंकि हम देखते हैं कि मेजर चंक जो हमारा वर्कफोर्स का है दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर मोर देन 45%, ठीक है, बट जो हमारा जीडीपी में उनका शेयर है दैट इज अराउंड 16 to 18% ही है। ऑलराइट, फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस क्या है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, ठीक है, कि एनर्जी है, पोर्ट्स है, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है इंडिया के। ऑलराइट, फिर ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऑलराइट, हम ह्यूमन कैपिटल में जो सोशल कैपिटल है, ऑलराइट, कि कैसे हेल्थ आप इंप्रूव कर रहे हो, एजुकेशन में क्या सरकार इन्वेस्ट कर रही है। ऑलराइट, फिर अनएम्प्लॉयमेंट की नेचर एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कि मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं इसको कम किया जाए, कि कैसे मेथोडोलॉजी क्या इसको कैलकुलेट करने की। ऑलराइट, फिर स्किल डेवलपमेंट और डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि कैसे हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर सकते हैं सो दैट आने वाले टाइम में जो हमारा डेमोग्राफी है, ठीक है, ये डेमोग्राफी हमारा एक डिविडेंड की जगह एक डिजास्टर ना बने, तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं सो दैट हम विकसित भारत 2047 बना सके। ऑलराइट, फिर प्लानिंग है, वेरियस एस्पेक्ट प्लानिंग के, स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 ईयर प्लान्स देखने हमें, और कैसे हम 5 ईयर प्लान से शिफ्ट होकर प्रेजेंटली नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा है, तो एक कैसे शिफ्ट आया है पूरे प्लानिंग सिस्टम में। ऑलराइट, तो ये हमारा ब्रॉडली सिलेबस है,
ठीक है, जिसमें मेजरली थीम कवर किए गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर कि जो हमारा पंजाब पीसीएस की मेंस के अगर हम PYQs की बात करते हैं, प्लानिंग, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस अगर पूछे गए, दैट इज 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट, कि इंडियन लेबर मार्केट्स के एट्रीब्यूट्स पूछे गए कि क्या फीचर्स है इंडियन लेबर मार्केट के। ऑलराइट, हम डिस्कस भी कर चुके PYQs में। ऑलराइट, कि व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि एक्सप्लेन हाउ द 4 लेबर कोड्स अटेम्प्ट रिफॉर्म। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे 29 लेबर लॉज है उनको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स आ गए। ऑलराइट, तो न्यूज में अभी है, ठीक है, और करंट टॉपिक है, तो हाई चांसेस है यहां से फिर से ये थीम रिपीट हो इस साल भी। ऑलराइट, अगर हम इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं 2020 में पूछा है कि एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन द इकोनॉमी एंड जस्टिफाई नीड फॉर एनहांस स्किल डेवलपमेंट टू रिटेन डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछा गया है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड एनेबलिंग रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इट, कि हम आत्मनिर्भर जो हमारा भारत अभियान है, ठीक है, उसके मेन एस्पेक्ट्स पूछे गए। ऑलराइट, कि हम कैसे क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं सो दैट हम इसको सपोर्ट कर सके, क्या रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन आया सेम इसी थीम से कि दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू राइजिंग एनपीएस। ठीक है, एनपीएस न्यूज में थे कुछ साल पहले, ठीक है, 3-4 साल पहले न्यूज में थे, इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन एनहांसिंग ह्यूमन कैपिटल, की कैसे हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है सो दैट हम ह्यूमन कैपिटल जिसको हम सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन बीइंग की, उसकी वजह से कि कैसे क्या रोल है एजुकेशन एंड हेल्थ का इन एनहांसिंग ह्यूमन कैपिटल, इसकी इंपॉर्टेंस की बात की गई है। ऑलराइट, 18 में एक और क्वेश्चन, 18 में क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन अनडिजायरेबल आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन, कि क्या लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि डू यू थिंक जीएसटी हैज फैसिलिटेटेड द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि क्या जीएसटी की वजह से क्या जो इंडिया का बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो फैसिलिटेट हुआ है, मतलब बढ़ावा मिला है उसको। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे थीम्स है। ऑलराइट, 2015 ने पूछा कि व्हाई हैव प्लानर्स फेल टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हम देखें यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, प्लानिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड एटलीस्ट हर साल ही पूछा गया है, ठीक है, कि 2015 में पूछा है, 18 में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछा है, हाई चांसेस इस साल भी पूछेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से। ऑलराइट, बिकॉज हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, विकसित भारत 2047 की बात करें तो 2047 अगर हम विकसित भारत को अचीव करना है 2047 तक, ठीक है, तो हम कैसे अचीव करेंगे, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू अगर हम जो हमारी डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी से हम डिविडेंड ले सके, उससे प्रॉफिट ले सके। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से प्रॉफिट ना ले सके, जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यूथ बल्ज हमारा जिसकी बात करते हैं हम, यूथ बल्ज जो इंडिया का है, ऑलराइट, जो यूथ बल्ज है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं। अगर हम इस यूथ बल्ज को इससे डिविडेंड ले सके, इससे हम प्रॉफिट ले सके, इसको हार्नेस कर सके, तो ही हम 2047 तक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। सो दैट जो हमारे आफ्टर 2040 के बाद 2040 के बाद हमारा क्या है कि जो डिपेंडेंट्स लोग है, ठीक है, जो यूथ बल्ज कम होगा और डिपेंडेंट्स लोग ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, डिपेंडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू है, सो दैट बिफोर दैट हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, हमारा जीडीपी बढ़े, हमारी जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट बढ़े। अगर हम ये सारी चीजें अचीव करनी है सो दैट एक जो मेजर चंक हमारा जो डिपेंडेंट लोग है 2040 के बाद, ठीक है, जो डिपेंडेंट्स लोग बढ़ेंगे सो दैट हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा लोड ना पड़े, ओवरबर्डन ना हो, उससे पहले ही हमें ये अचीव करना होगा। 2047 तक हमें विकसित भारत अचीव करना होगा। विकसित भारत इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको हार्नेस करते हैं। एक रिपीटेड थीम है और हाई चांसेस इस साल भी पूछेगा, ऑलराइट, क्योंकि विकसित भारत की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज आर पॉवर्टी रिडक्शन, ऑलराइट, नेक्स्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, इससे पहले 2015 में भी पूछा हुआ है, ऑलराइट, फिर ग्रोथ एंड इक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई थी 2015 में, ऑलराइट,
फिर एग्रीकल्चर से अगर हम देखते हैं 2020 में क्वेश्चन पूछा कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, एग्रीकल्चर एक रिपीटेड थीम है, हर साल ही क्वेश्चन पूछा है, 18 में पूछा है, 15 में पूछा है, 14 में पूछा है, ठीक है, चारों साल में हम देखने को मिल रहा है हमें कि 2020 में अगर हम बात करें, यहां पे पूछा कि इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड स्लो डाउन ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर हैज रिस्ट्रिक्टेड ओवरऑल स्टेट ग्रोथ, कि एग्रीकल्चर में स्लो डाउन आया जिसकी वजह से ओवरऑल जो पंजाब स्टेट की ग्रोथ है वो भी कम हुई है। ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर में मोर स्पेसिफिकली पंजाब से क्वेश्चन पूछ सकता है बिकॉज वो एग्रीकल्चर का हब है। ऑलराइट, एक मेजर चंक जो है जो वर्कफोर्स का दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी है, ठीक है, कि ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें, तो यहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। रिसेंटली एमएसपी का इशू भी है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें यहां से क्या है, एक रिपीटेड थीम है। नेक्स्ट 18 में अगर हम बात करें, प्राइमरी प्रोड्यूसर का पूछा हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ इश्यूज है, लॉजिस्टिक का इशू है, कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है, ठीक है, कि जो हमारा फार्मर है कैसे, हाउ कैन प्राइमरी प्रोड्यूसर गेन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम 15 में पूछे, ड्रॉबैक्स पूछे इन इंप्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स, की लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स भी देख रहे हैं, एक रिपीटेड थीम है, हर साल ही पूछा गया लैंड रिफॉर्म से भी क्वेश्चन, ठीक है। फिर ई टेक्नोलॉजी है, कि ई टेक्नोलॉजी कैसे असिस्ट कर रही है फार्मर्स को इन रिजॉल्विंग एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। ऑलराइट, कि जो हम आईसीटी की बात करते हैं कि कैसे ये हेल्प कर रहा है। फिर स्टेटस ऑफ इरिगेशन से भी एक साल के बाद क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, फिर हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, 14 में पूछा है, 18 फिर 15 में नहीं पूछा, 18 में पूछा है, 20 में नहीं पूछा, तो हाई चांसेस इस साल पूछेगा, ठीक है। पीडीएस जो बफर स्टॉप हंगर एंड न्यूट्रिशन, जो एक हमारा मेजर थीम ले रहे हम फूड सिक्योरिटी, तो हाई चांसेस इस साल यहां से फूड सिक्योरिटी सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा। फिर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, 15 में पूछा है, 18 में पूछा है। ऑलराइट, 20 में नहीं पूछा कि हाउ कैन प्राइमरी प्रोड्यूसर गेन, ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो हाई चांसेस है यहां से भी इस साल क्वेश्चन पूछे। लैंड रिफॉर्म्स हम अभी भी देख रहे थे इससे पहले कि 15 में पूछा कि ड्रॉबैक्स पूछे। ऑलराइट, तो एक मेजर थीम की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट थीम है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थीम है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्लानिंग, ऑलराइट, लैंड रिफॉर्म्स, तो ये सारे मेजर थीम्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया, 20 में आया, 15 में आया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल जिसकी हम बात करें, इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्किल्स की बात करें, और डेमोग्राफिक डिविडेंड हाईली एक्सपेक्टेड। मुझे ये लगता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज हम 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हाई चांसेस है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज हम 2047 तक हम विकसित भारत को अचीव करने की बात कर रहे हैं। देखो, विकसित भारत एक कोइंसिडेंस है कि हम 1947 में हम आजाद हुए, हम 2047 तक हम विकसित भारत की बात करें, एक कोइंसिडेंस है दैट हम विकसित भारत 2047 की बात करें। जो इसके पीछे का जेनेसिस है, जेनेसिस इज आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि जो हमारा यूथ बल्ज है, जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमारी मीडियन एज है दैट इज 28, वो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो इट इज 28 साल, मीडियन एज की बात करें हम 28 ईयर्स, ठीक है। तो हम इसको हार्नेस करना है, जो हमारी डेमोग्राफी है, अगर हम इसको हार्नेस करते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू हम एक विकसित भारत बना सकते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए हम 2047 विकसित भारत की बात करें। दैट इज वाई ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से आ सकता है इस साल, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। ऑलराइट, फिर पंजाब इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, पोस्ट रिफॉर्म स्लो डाउन की बात पूछी गई है एग्रीकल्चर में। ऑलराइट, फिर पंजाब इकोनॉमी हैज फेल्ड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद अदर डेवलप्ड स्टेट, ये हम डिस्कस कर चुके कि कैसे पंजाब, अगर हम गुजरात, कर्नाटका, कुछ अदर मेजर जो इंडस्ट्रियल हब्स है उसके कंपैरिजन में देख रहे थे हम, क्यों यहाँ पे स्लो डाउन आया है, क्या कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आए, कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस हम देख रहे थे। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसे थीम्स है जो हाईली एक्सपेक्टेड थीम है और रिपीटेड थीम्स भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। ऑलराइट,
अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं जो यूपीएससी में पूछे, जैसे प्लानिंग, रिसोर्स, ग्रोथ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ से, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि फास्टर ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर ज्यादा होना चाहिए, ऑलराइट, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। इसको एक्सप्लेन करना है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, बिकॉज हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर की ओर गए हैं। जो मिसिंग मिडल की बात करते हैं हम, दैट इज आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डेवलप नहीं हुआ है। बिकॉज अगर हमारा यूथ बल्ज ज्यादा है, हमें देखो वी हैव टू कनेक्ट ऑल दीज कंसेप्ट, ठीक है, होलिस्टिकली हमें इसको कनेक्ट करना होगा। एक जनरलाइज आंसर नहीं दिखना चाहिए हमारा, ठीक है, कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को का शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्यों शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज जब हम अभी आगे जाकर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे हम देखेंगे कि क्यों हमें ये शेयर बढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज जो हमारे डिपेंडेंट्स है वो डिपेंडेंट्स अभी कम है, नॉन डिपेंडेंट्स, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो वी कैन डाइवर्ट आर इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव बना सकते हैं। लेबर इंटेंसिव अगर बना सकते हैं तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये अभी ग्रो कर सकता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है हमारा, ऑलराइट। अगर हम जापान की बात करते, जापान में जो यूथ बल्ज है ये बहुत कम है, वहां पर डिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो उनकी इकोनॉमी है वो कैपिटल इंटेंसिव है। वो ज्यादातर R&D करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होगी कि जापान ने कुछ अलग चीज बना दी हुई है कि जो हम सोच भी नहीं सकते अभी इंडिया में, कुछ ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे, ऑलराइट। बिकॉज वहां पर जो हमारा यूथ बल्ज है वो बहुत कम है, वहां पर ज्यादातर लोग एजिंग वहां पर बहुत जल्दी हो रही है, ज्यादातर लोग डिपेंडेंट्स हो चुके हैं, इसीलिए इकोनॉमी में कम ही लोग हैं जो वर्क फोर्स का पार्ट है अभी और जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहां पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, कैपिटल इंटेंसिव, कि वो पैसा यूज करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते, कम से कम लोग एंगेज हो, वो ज्यादातर लोगों के बेनिफिट के लिए काम करे, ऑलराइट। हमारे पास यूथ बल्ज ज्यादा है, यूथ बल्ज ज्यादा है, ठीक है, डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा है, उससे हम डिविडेंड ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हम उससे प्रॉफिट हार्नेस करें, उसी प्रॉफिट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सरकार इसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, MSME, एक्सपोर्ट को हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, डिफरेंट स्कीम लेकर आ रही है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ऑलराइट, डिफरेंट टाइप के लोन्स और इंसेंटिव प्रोवाइड किए। तो इसीलिए किया जा रहा, सो दैट एक तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, सो दैट एक जो जॉब दे सके, प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अगर कोई जॉब प्रोवाइड कर देगा उसके लिए हम स्टैंड अप इंडिया है, ऑलराइट। अगर डिफरेंट स्कीम के तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादातर यूथ जो डेमोग्राफी है वो एंगेज हो, तभी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा। तो हमें लिंक करना है डेमोग्राफी के साथ, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और कैसे हम प्राइमरी सेक्टर से जो मिडल मिसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिस किया है, हम इतना ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ऑलराइट। तो ये सारे मेजर थीम्स है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी भी पूछता है, ठीक है, पंजाब पीसीएस में हमने देखा है कि यहां पर भी रिपीटेडली अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ 2022 में पूछा गया, पीसीएस में हम देख रहे थे कि वहां पे भी इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज की 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन लेड बाय द इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये हम आज देखेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होती है, वर्क फोर्स क्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा, दैट इज डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंडियाज इकोनॉमी हैज रिकवर्ड वी शेप्ड, कि वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है, के शेप्ड रिकवरी क्या होती है, कि डिफरेंट शेप रिकवरी की कैसे हमने पोस्ट कोविड कौन सी रिकवरी करी है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, मेथोडोलॉजी पूछी है, या फिर जीडीपी एस्टिमेशन पूछ सकता है कि 2015 कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, कैसे बेस ईयर चेंज हुआ है, क्या कैलकुलेशन के मेथड चेंज हुए, तो एक स्टैटिक से क्वेश्चन है दैट यू ऑल शुड नो, ऑलराइट। फिर पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं,
तो आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट वहां से स्टैटिक चीजें दिखनी चाहिए इसमें। अगर हम पोटेंशियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वो कर्व पता होना चाहिए। ऑलराइट, नीति आयोग का पूछा है कि नीति आयोग एम्स टू रिफॉर्म फेडरलिज्म, एक स्टैटिक सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, फिर ह्यूमन कैपिटल, पीसीएस में भी ये थीम पूछा गया, 2 क्वेश्चन हम देख रहे थे, ह्यूमन कैपिटल पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, जॉबलेस ग्रोथ की बात हुई है, ठीक है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट देखिए वहां पर देखिए जॉबलेस ग्रोथ कैसे हो रही है, कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट अगर हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें एज पर ग्रोथ, जितनी ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, ये होता है जॉबलेस ग्रोथ। ऑलराइट, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि आपने वहां पर चैलेंजेस बताने कि सरकार ने क्या चीजें की है, क्यों ये जॉबलेस ग्रोथ वाली सिचुएशन आई है। ऑलराइट, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज नॉट अ क्लासिकल ट्रेजेक्टरी, एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन। तो एग्रीकल्चर भी एक थीम है, ऑलराइट, जिसको प्लानिंग के साथ कनेक्ट किया गया। ऑलराइट, फिर अगर हम ब्रॉडली एग्रीकल्चर को यूपीएससी में देखते, ई टेक्नोलॉजी, सेम थीम वाज आस्क्ड इन पीसीएस, ठीक है, कि ई टेक्नोलॉजी पूछा गया था, क्रॉपिंग पैटर्न पूछा गया, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, बिकॉज डब्ल्यूटीओ में ये इशू चल रहा है, ठीक है, हम डब्ल्यूटीओ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि जो हमारी एम्बर बॉक्स सब्सिडीज है, ठीक है, जो हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ इसको चैलेंज करता है कि ये सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करनी है, कि जो हमारा ट्रेड है ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है। ऑलराइट, कि फिर पीडीएस के मेजर चैलेंजेस पूछे गए कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू राशन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, ठीक है, तो इसके चैलेंजेस क्या है और टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर रही है, जैसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है, और पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रोवाइड की जा रही है फेयर प्राइस शॉप्स पे। ऑलराइट, तो टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर रही है ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें हमने इसमें बतानी थी। और डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा कि सिग्निफिकेंस पूछिए, और पीसीएस में क्या पूछा है, वहां पर चैलेंजेस पूछे गए थे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर और को कैसे कनेक्ट करना अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, वहां पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। bottlenecks in the upstream and downstream process of agriculture marketing, सेम रिपीट क्वेश्चन हम पीसीएस में देख चुके, ठीक है, ऑल्दो यूपीएससी में बाद में, उससे पहले ही हम कहां पीसीएस में देख चुके कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस की बात की जा रही है। कहां पूछा रहा है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, ठीक है, कि अपस्ट्रीम मींस जब हमने एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करनी है उसमें इनपुट, उससे पहले क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, और बाद में डाउनस्ट्रीम क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आपको ये ब्रॉडली थीम को समझना होगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में आपको और चैलेंजेस पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल फार्मर को अगर एपीएमसी मंडी में अपना अनाज बेचना है तो वहां पर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बॉटलनेक्स क्या है। ऑलराइट, आपको समझना होगा, लॉजिस्टिक का इशू है, सीड्स का इशू है कि हाई क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहे आपको, और टर्मिनेटिंग सीड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कि आपको डायरेक्ट एक्सेस लोन्स का नहीं है, तो ये सारे ब्रॉडली आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, माइक्रो इरिगेशन पूछा गया है, चैलेंजेस एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई है। तो एक एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा थीम है जो यूपीएससी भी पूछता है, और सेम लाइन ऑफ थॉट के साथ स्टेट पीसीएस, पंजाब पीसीएस भी पूछ रहा है। ऑलराइट, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूछा था 2018 में, ठीक है, राइस व्हीट यील्ड डिक्रीज क्यों हो रही है, उसके रीजन पूछे गए हैं। ऑलराइट, डिजिटल इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है, जो हम ई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूछा गया, एपीएमसी का रोल क्या है एग्रीकल्चर में। ऑलराइट, अगर फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो पीडीएस, बफर स्टॉक, हंगर एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी भी 1 या 2 साल के बाद हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है फूड सिक्योरिटी से, ठीक है, हमारे को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पता होना चाहिए, हमें पीडीएस सिस्टम पता होना चाहिए, फेयर प्राइस सिस्टम क्या है हमारा। ऑलराइट, डब्ल्यूटीओ में हमारे सब्सिडीज को लेके क्या कंसर्न है, ये सारी चीजें पूछी गई है। फिर वाधवा कमेटी की रिकमेंडेशंस पूछी गई है पीडीएस रिफॉर्म्स के लिए। ऑलराइट, तो ये रिपीटेड थीम्स पूछे गए हैं। ऑलराइट, फिर अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, यूपीएससी ने पूछा कि सिग्निफिकेंस पूछी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, ठीक है, और स्टेट पीसीएस में क्या पूछा गया कि चैलेंजेस पूछे थे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर, कि कैसे वहां से बेनिफिट हो सकता है और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ऑलराइट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बॉटलनेक्स,
किस चीज के पूछे? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो अब हम यहां से समझ सकते हैं कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या चैलेंजेस हो सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के? अपस्ट्रीम मींस कि जब जो फूड इंडस्ट्री जहां पे है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अपस्ट्रीम चैलेंजेस मींस एक तो डेली आपको फ्रेश सामान चाहिए जिससे आप जिसकी प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, डाउनस्ट्रीम क्या चैलेंजेस हो गए? मार्केट सॉरी मार्केट एक्सेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पंजाब के किसी भी, फॉर दैट मैटर अगर हम बात करें जलंधर में, तो अगर जलंधर में कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम चैलेंज ये कि जलंधर में मार्केट भी होनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेस्ड फूड आप बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जैम बना रहे हो, ठीक है, आप पिकल बना रहे हो, अचार बना रहे हो, ठीक है, वहां पर आसपास मार्केट भी होनी चाहिए। डाउनस्ट्रीम चैलेंज है। ठीक है, सप्लाई चेन अच्छा होना चाहिए, लॉजिस्टिक अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और अपस्ट्रीम के चैलेंजेस क्या है? अपस्ट्रीम में हमारा लॉजिस्टिक भी होने चाहिए, इनपुट जो चाहिए उनको, पिकल के फॉर एग्जांपल आपको मैंगो चाहिए, आप मैंगो का अचार बना रहे हो, तो ये रॉ मटेरियल मिलना चाहिए उन लोगों को। ऑलराइट, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वहां पर अवेलेबल है कि नहीं है, कि सरकार क्या हेल्प कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके लिए सरकार कुछ इंसेंटिवाइज कर रही है कि कैसे आप इंडस्ट्री को इजीली वहां पे चला सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस हमें पता होने चाहिए, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ऑलराइट, ऑल्दो एक ब्रॉड थीम है, हम ब्रॉडली बात करें, बट एक बहुत डिटेल में इसके बारे में हमें देखना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन आगे भी रिपीट किया कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पूछे गए 2020 में, 22 में रिपीट हुआ यूपीएससी में। तो इसी लाइन ऑफ थॉट के साथ स्टेट पीसीएस भी अब क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर, अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए लैंड रिफॉर्म्स के कि ठीक है कि इंडिया में अनइवन है, इंपैक्ट क्या है, क्योंकि हम अब प्रेजेंटली अगर हम डिजिटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछने के हाई चांसेस है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर इंफ्रास्ट्रक्चर कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो रैपिड हो रही है उससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो ये सारे मेजर थीम्स है हमारे। ऑलराइट, जेंडर बजटिंग की बात होती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे आज टॉपिक, दैट इज आर अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन वी शुड नो, अगर हम इंडिया में बात करें, फर्स्ट इज आर पॉपुलेशन, कि अगर हमारी ये पॉपुलेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सारे कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। ऑलराइट, तो एक बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की। ठीक है, तो पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं कर सकते, फॉर उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट्स। ऑलराइट, डिपेंडेंट्स एंड नॉन डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स क्या है कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस या फिर एल्डर्स। ठीक है, और नॉन डिपेंडेंट्स क्या है, जिसको हम डेमोग्राफी डिविडेंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा यूथ बल्ज है। ठीक है, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट है किसी और पे। फॉर एग्जाम्पल घर पे आप अपने घर पे भी देखते हो, आपके दादा दादी है जो बूढ़े लोग हैं, या फिर यंग लोग कुछ है कि जो स्कूल बच्चा जा रहा है। ऑलराइट, तो ये सब लोग क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके साथ ही हम कनेक्ट किस चीज को करते हैं, केयर इकोनॉमी की भी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी केयर इकोनॉमी, इट शुड बी पेड वर्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए विमेंस को भी। केयर इकोनॉमी का पार्ट जो है, दिस वर्क शुड बी पेड, केयर इकोनॉमी की बात होती है। ऑलराइट, जो इन डिपेंडेंट्स की सेवा करते हैं, सबसे पहली चीज। ऑलराइट, तो कुछ जो डिपेंडेंट्स लोग हैं, कुछ नॉन डिपेंडेंट्स लोग हैं। तो इंडिया में मोस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मोस्पी एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 विंग्स हम देखते हैं, एनएसओ देखते हैं, सीएसओ देखते हैं, एंड वन इज प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग। 3 विंग्स है इसकी। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, सर्वेस करवाना। ऑलराइट, पीआई इज जो हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम है, एंड जो एमपी लेड स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, वो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग इसको इंप्लीमेंट करती है। ऑलराइट, तो जो मोस्पी है, ऑलराइट,
मोस्पी का काम क्या है? जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मोस्पी ने क्या बताया है, देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, ओईसीडी, सब ने एक डिफरेंट डेफिनेशन दी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए, डिपेंडेंट्स एंड नॉन डिपेंडेंट्स की। बट हमें पता होनी चाहिए मोस्पी की, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, वो क्या बता रहा है। मोस्पी बता रहा है कि जो इंडिया में है 15 to 59, 15 ईयर्स टू 59 जो एज ग्रुप है, सॉरी, इस एज ग्रुप को हम बोल रहे वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये है हमारे नॉन डिपेंडेंट्स, ऑलराइट, ये नॉन डिपेंडेंट्स है। तो 0 to 15 ये वाला ग्रुप एंड 60 टू अबव जितना भी है, इस एज ग्रुप को हम बोल रहे हैं नॉन डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट, सॉरी, 0 to 15 एंड 6 अबव 59, ये सारा इस ग्रुप को हम बोल रहे हैं ये है डिपेंडेंट्स, कि जो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट्स है, हम लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं, कि जो हमारा यूथ है आफ्टर 15, जो लोग काम करेंगे, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो जो ये डिपेंडेंट्स है ये किस पे डिपेंडेंट है? वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मोस्पी क्या, कैसे डिफाइन कर रहा है हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन को। 15 to 59 ये एज ग्रुप है वर्किंग एज पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए। सेकेंड इज 15 to 59 वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में भी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कि क्या आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। अगर हो तो क्या क्राइटेरिया है उस चीज का, कि कैसे आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड बता रहे हो, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट सर्वेज कराता है मोस्पी, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि 3 मेथड्स होते हैं। वन इज यूजुअल स्टेटस मेथड, वन इज करंट वीकली स्टेटस, वन इज करंट डेली स्टेटस, ये करवाता है मोस्पी। एंड वन इज काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, ये करंट मंथली स्टेटस के बेसिस पे सेपरेटली मंथली डाटा को यूज करके एक सर्वे लेता है, ऑलराइट। अगर हम मोस्पी की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया है कि फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयड आप ऐसे नहीं बता सकते कि 15 to 59, अगर आप काम ही नहीं करना चाह रहे हो, इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, आप काम ही नहीं करना चाहते, देन यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, बिकॉज आप अपनी विलिंगनेस के कारण आप काम ही नहीं करना चाहते हो, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हुए। द ओनली पर्सन हु इज सीकिंग, एक्टिवली सीकिंग वर्क, वर्ड क्या है आपको ये मेंशन करना होगा। इफ यू आर राइटिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको बताना होगा कि एक्टिवली सीकिंग वर्क। अगर आप एक्टिवली काम ढूंढ रहे हो तो ही, और वो काम आपको नहीं मिल रहा है, देन एंड ओनली, देन ओनली यू आर अनएम्प्लॉयड, तभी आप अनएम्प्लॉयड हो। अगर आप काम ही नहीं ढूंढ रहे हो बट आप इस 15 और 59 इस एज ग्रुप में आ रहे हो, ठीक है, इस एज ग्रुप में आ रहे हो, तो आप क्या अनएम्प्लॉयड हो? आप नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन विच हु फॉल्स विद इन दिस एज ग्रुप, आप काम ही नहीं ढूंढ रहे हो, आप यू आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू आर अनएम्प्लॉयड? आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क। ये मोस्पी की डेफिनेशन है। आपको एटलीस्ट काम ढूंढना होगा, यू हैव टू सर्च, एक्टिवली सीक वर्क। फर्स्ट डेफिनेशन इज ये कि एक्टिवली सीकिंग वर्क। अगर आप एक्टिवली वर्क सीक कर रहे हो, ठीक है, आपने एक्टिवली काम ढूंढा है, देन आप पार्ट हो लेबर फोर्स का, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है? 15 to 59, सॉरी मैं इससे पहले लेबर फोर्स को उसके साथ जोड़ गया, ठीक है। ये है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 59, ऑलराइट। तो आप उस वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट तो हो, बट आप एक्टिवली काम नहीं ढूंढ रहे हो, तो आप लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हो। लेबर फोर्स का पार्ट कौन होगा? जो एक्टिवली काम ढूंढेगा, जो एक्टिवली काम सीख करेगा। आप काम ढूंढ रहे हो, देन एंड ओनली यू आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि इंडिया में मोस्पी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसकी 3 विंग्स है, NSO, CSO एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग का ये सर्वेस करवाते हैं।
जो भी आप सर्वेज देखते हो इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का है, पॉवर्टी का, ये सारे सर्वे मॉस्पी करवाता है। ऑलराइट, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग क्या करती है? 1 is 20 पॉइंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है। सेकंड इज आर एमपी लेड स्कीम जो है हमारी, इसको इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, तो मॉस्पी ने क्या बताया है? मॉस्पी ने बताया कि दैट एक पॉपुलेशन है इंडिया की, इसमें आती है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है? 15 to 59। ऑलराइट, अब इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में द वन हु इज एक्टिवली सीकिंग वर्क, ये है लेबर फोर्स। जो एक्टिवली काम ही नहीं ढूंढ रहा है वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऐसे डिफाइन किया है मॉस्पी ने। देन इज मेजरमेंट, हम कैसे मेजर कर रहे हैं कि दैट, वेट, ऑलराइट, दिस इज आवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं वन हु इज एक्टिवली सीकिंग वर्क एंड नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, ये लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है और ये पार्ट है लेबर फोर्स का। ऑलराइट, मिनिस्ट्रीज मॉस्पी, मॉस्पी में हम देख रहे हैं एनएसओ, सीएसओ है एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग है। 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है एंड एमपी लेड स्कीम, ये काम है मॉस्पी का। ऑलराइट, अब देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम, कैसे मेजर कर रहे हैं इंडिया में, मॉस्पी कैसे कर रहा है? 1 इज यूजुअल स्टेटस, 1 इज करंट वीकली स्टेटस, 1 इज करंट डेली स्टेटस, ये कर रहा है मॉस्पी। ऑलराइट, एंड सेकेंड इज काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है। ये कैसे करती है? करंट मंथली स्टेटस। अब ये मंथली स्टेटस क्या है? ऑलराइट, इसके लिए हम अभी रिकॉल पीरियड की बात करेंगे। रिकॉल पीरियड क्या है कि आप कितने टाइम का अपना पिछला याद कर सकते हो, रिकॉल कितने टाइम का यूज कर, तो ये मेथड यूज होता है। ऑलराइट, देखो मॉस्पी क्या कर रहा है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उससे भी पहले बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चन की यूजुअल स्टेटस क्या है, करंट मंथली स्टेटस क्या है, नॉट मंथली, करंट वीकली, सॉरी, करंट डेली स्टेटस, ये तीनों चीजें क्या होती है, ठीक है। इससे भी पहले जो एनएसओ के ऑफिशियल्स होते हैं वो एक सर्वे करते हैं और वो सर्वे के लिए वी नीड टू हैव अ सैंपल, और ये जो सैंपल है ये सैंपल लार्ज साइज होना चाहिए सो दैट आपकी जो बायसनेस ना दिखे जब आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स सुने होंगे आपने, क्लिनिकल ट्रायल्स, वैसे ही एनएसओ ऑफिशियल्स क्या रैंडमली विजिट करते, ठीक है, रैंडमली किसी एम्प्लॉय या फिर कोई भी पर्सन है, सबसे पहले उनके पास जाएंगे, कोई भी पर्सन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है दैट वी डोंट नीड टू आंसर और ना ही हमें वो पता होनी चाहिए, बट एक अगर मैं ब्रीफली बात करूं, ठीक है, क्या क्वेश्चंस पूछते, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए कि वेदर यू फॉल इन दैट वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आप 15 to 59 का पार्ट है देन ओनली वो आपके साथ कंटिन्यू करके फर्दर सर्वे करे। अगर आप इसमें फॉल ही नहीं करते हैं तो आप वर्किंग एज पॉपुलेशन हो ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हो मैटर ही नहीं करता, आपके भी इसके बेसिस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो डिसाइड ही नहीं होनी है। ओनली सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दैट इज कि आपका किस एज ब्रैकेट में आप फॉल करते हो, 15 to 59। ऑलराइट, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन पता होनी चाहिए हमें। ऑलराइट, तो अगर आप उस, सॉरी, 15 to 59 में फॉल कर रहे हो, वर्किंग एज पॉपुलेशन फॉल कर रहे हो, फिर आपसे पूछा जाएगा रिकॉल पीरियड। ये रिकॉल पीरियड मेंशन करना है आंसर में, देन ओनली ये लगेगा कि आपने इकोनॉमी पढ़ी है, दैट यू नो अबाउट रिकॉल पीरियड। आपको रिकॉल पीरियड पता है, अगर आपको रिकॉल पीरियड पता है मींस, ठीक है, अगर रिकॉल पीरियड पता है कि आपने इकोनॉमी पढ़ी है, रेफरेंस पीरियड और रिकॉल पीरियड दो चीजें, ऑलराइट, ये चीजें, ठीक है। तो आपसे मॉस्पी के जो ऑफिशियल एनएसओ को होंगे वो पूछेंगे रिकॉल पीरियड, ठीक है, जो हम यूजुअल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअल स्टेटस में पूछा जाता है कि दैट इफ यू आर एक्टिवली सीकिंग वर्क फॉर,
देखो एक RCT मेथड होता है, बिफोर आंसरिंग दैट मैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात करना चाहूंगा, ठीक है। एक RCT मेथड होता है कि जो हम पहले बात करें, जो NSO के ऑफिशियल्स है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक किसी सिलेक्टेड पर्सन को नहीं उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी रीजन में गए, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक कास्ट के पर्सन को उठाया, या फिर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ जेंडर बेस्ड ही आप सैंपल ले रहे हो, नहीं। मेथड जो यूज होता है दैट इज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड, कि बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। और ये जो मेथड है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड, सेम मेथड वाज यूज्ड बाय बैनर्जी एंड हिज वाइफ एस्थर डफलो, जिनको 2019 में पॉवर्टी एलिविएशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ऑलराइट, तो इन्होंने सेम मेथड यूज किया था, RCT रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और यही मेथड हमारा NSO ऑफिशियल्स यूज करते कि जो सैंपल होगा वो एक रैंडम सैंपल होगा, आप सेलेक्टेड लोगों को नहीं ले सकते हो, रैंडमली आप किसी का भी सैंपल होगा और लास्ट सैंपल होगा, ठीक है। तो ये भी आपके आंसर में RCT, ये टेक्निकल वर्ड दिखनी चाहिए कि दे यूज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, बायसनेस ना आए, इसी वजह से NSO ऑफिशियल ये मेथड यूज करते हैं। ऑलराइट, सेकंड, जब ये लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या होती है। यूजुअल स्टेटस में दो चीजें देखी जाती है, वन इज प्रिंसिपल स्टेटस, वन इज सब्सिडरी स्टेटस, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर एक्टिवली सीकिंग वर्क फॉर मोर देन 182 डेज, अगर आपने एक 182 डेज से ज्यादा आप काम ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप यू आर गेटिंग एम्प्लॉयड फॉर मेजरली पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपने 182 डेज से ज्यादा के लिए काम ढूंढा है और आपको मेजर टाइम के लिए काम मिला भी है, मतलब मोर देन 50% डेज के आपको, तो आप प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयड हो, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। और अगर आपको सिर्फ 30 डेज से ज्यादा ही काम मिला है बट प्रिंसिपल स्टेटस आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आप सब्सिडरी स्टेटस एम्प्लॉयड हो। फॉर एग्जाम्पल आप 200 दिन के लिए काम ढूंढ रहे हो, 200 डेज के लिए आपने एक्टिवली वर्क सीख करा, बट आपको वर्क मिला सिर्फ और सिर्फ 40 डेज के लिए, तो आप सब्सिडरी स्टेटस एम्प्लॉयड हो, नॉट बट प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयड हो। ये अप्रोच को फॉलो करता है मोस्टली NSO ऑफिशियल्स। ऑलराइट, सेकंड इज करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में आपसे पूछा जाएगा कि दिन में आपको एटलीस्ट 1 आवर के लिए काम मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो आपको करंट वीकली स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको इंप्लॉयड माना जाएगा, अगर 1 घंटे से ज्यादा काम मिल रहा है। फिर एक करंट डेली स्टेटस है। करंट डेली स्टेटस जो है ये इंटेंसिटी बताता है काम की, अगर आपको किसी भी दिन 4 घंटे से ज्यादा काम मिल रहा है तो यू आर 100% एफिशिएंट हो आप, और 1 से 4 घंटे मिल रहा है तो आप 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। लेस देन 1 आवर है तो दैट मींस आप अनएम्प्लॉयड हो एज पर करंट डेली स्टेटस। एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं यूजुअल स्टेटस। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में दिखनी चाहिए। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड क्या है, रेफरेंस पीरियड क्या है, रिकॉल पीरियड क्या है, ऑलराइट, तो ये सारे हमें यूज करने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर, अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR की बात करते हैं, देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है कि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या बता रहे हैं, 15 प्लस है, ठीक है, 15 प्लस है एंड 59 एंड 59 के बीच जो भी एज ग्रुप आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो उस एज ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। लेबर फोर्स का पार्ट कौन होगा, वो पर्सन हु इज एक्टिवली सीकिंग वर्क। अगर आप इस एज ग्रुप में तो आ रहे हो बट यू आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, आप काम ही नहीं ढूंढ रहे हो, तो आप वर्किंग एज पॉपुलेशन में तो हो। बट फॉर एग्जांपल इफ आई चूज टू रिटायर एट द एज ऑफ 40, ठीक है, तो मैं अपनी विलिंगनेस से रिटायर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट तो हूं बट मैं लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हूं, बिकॉज मैं खुद ही काम नहीं करना चाह रहा हूं वॉलेंटरली, ठीक है। तो ये बता रहा है कि लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये है हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अगर हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं, 2022 का ट्रेंड, अर्बन ओवरऑल 57.9 है, अर्बन में 51 है, रूरल में ज्यादा है, रूरल में ज्यादा पार्टिसिपेशन है। फिर बेसिकली क्या होता है कि जो ये हम रेट निकालते हैं एक कोहॉर्ट में निकालते हैं, हम वेमेंस का अलग से निकाल सकते हैं, रूरल का अलग से निकाल सकते हैं, अर्बन का अलग से निकाल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक कैटेगरी किसी को हम एक कोहॉर्ट का मतलब किसी ग्रुप का हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अगर हम एनालिसिस करते हैं इसका, हम देखते हैं कि रीजंस क्या है,
देखो डिफरेंट मेथडोलॉजी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल स्टेटस की बात करें, सब्सिडी स्टेटस बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर जो सीएमआई है, काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो प्राइवेट एजेंसी है, ये 30 डे रिकॉल पीरियड का यूज करता है। मतलब आपसे सिर्फ एक मंथ का पूछेगा कि लास्ट एक मंथ में आपको काम मिला है कि नहीं। बट वहीं पे अगर हम मोस्पी की बात करें, मोस्पी दो चीजें यूज कर रहा है, वन इज करंट वीक स्टेटस एंड प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडी स्टेटस। रिकॉल पीरियड पूछ रहा है कि लास्ट 1 ईयर में आपको कितने दिन आपने काम ढूंढा और कितने दिन आपको काम मिला है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें। फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है कि जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, सॉरी एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसी के बेसिस हम देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा, कि जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। टोटल पॉपुलेशन हम इस पे नहीं लेंगे। टोटल पॉपुलेशन क्यों नहीं लेंगे? अगर आप एक्टिवली वर्क ही सीख नहीं कर रहे हो तो आप लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट हो। अगर हम इसमें ये करंट स्टेट्स हमें देखने होंगे, ठीक है। ऑलराइट, हो सकता है कि फरवरी तक हमारा तब तक सर्वे आ जाए, तो सर्वे की हमें लेटेस्ट रिपोर्ट के लेटेस्ट आंकड़े पता होने चाहिए। अगर हम इंप्लॉयमेंट की रेट करें, जो WPR है, एक मोर स्टेबल मेजर है इकोनॉमी को मेजर करने का। और जॉबलेस ग्रोथ पजल की बात क्या करें, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है हमारी, ठीक है, बट जो इंप्लॉयमेंट जनरेशन एज सच इकोनॉमी में नहीं दिख रहा, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। क्वेश्चन पूछा गया है मींस में कि व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। ऑलराइट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें हम कि अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है हमारी? नॉट वर्किंग एज पॉपुलेशन बट ओनली पर्सन हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। मतलब अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड इज लेबर फोर्स। ऑलराइट, वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है? 15 to 59 एज पर मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर हम इसके आंकड़े भी देखते हैं, ओवरऑल 22-3 के देखते हैं, ओवरऑल 3.2% बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, फीमेल की 3% है, बट सीएमआई क्लेम 8%। जो काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, सीएमआई क्लेम्स कि ये 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। क्यों ज्यादा बता रहा है? बिकॉज हो सकता है कि जो इनका डेटा है, जो रिकॉल पीरियड है, रिकॉल पीरियड ही 30 डेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुई हो जब इन्होंने स्टैट्स कलेक्ट किए हो। सीजनल, आगे हम देखेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। जब आपका ये सर्वे लिया गया, काउंसिल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआई ने जब वो रिकॉल पीरियड पूछा गया, फॉर एग्जांपल सीएमआई विजिट करता है और मुझसे पूछता है, ठीक है, हो सकता है कि एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड हूं मैं कुछ टाइम के लिए, हो सकता है मैं सीजनल एम्प्लॉयड हूं, या हो सकता है कुछ टाइम मैं काम ही नहीं करना चाहता हूं, तो हो सकता है उस टाइम का रिकॉल पीरियड के बेसिस इन्होंने सर्वे लिया हो, और विच कम्स आउट टू बी 8%। ऑलराइट, और फीमेल की 14% जो सिग्निफिकेंटली हायर है। तो एक ये कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखती है दोनों चीजों में कि एक मोस्बी जो कैलकुलेट कर रहा है और एक सीएमआई कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो एक डिबेटेड भी है, और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर गए, बिकॉज दोनों जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, मोस्बी अलग कर रहा है, मोस्बी किस पे कर रहा है? प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडी स्टेटस, जिसमें रिकॉल पीरियड ज्यादा है, और करंट वीक स्टेटस को यूज कर रहा है। बट सीएमआई की यूज क्या कर रहा है? करंट मंथली स्टेटस, 30 डेज का रिकॉल पीरियड, 30 दिन का पूछा जा रहा है आपसे कि लेटेस्ट आपको 30 दिन का कितना याद है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीएलएफएस क्या होता है? एनएसओ जो एक पहली विंग है मोस्बी के अंडर, 2017 में लॉन्च किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ऑलराइट, और लेटेस्ट रिपोर्ट 2023 की हम अभी रिसेंट और आई है, ठीक है। लास्ट सैंपल साइज 1 लाख हाउस होल्ड का सर्वे लेते, जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, उसमें 1 लाख पीपल का एक लार्ज सैंपल लिया जाता है पूरे इंडिया का, जो हम RCT मेथड बता रहे थे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। एक बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए, ज्यादातर लोग एंगेज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रूरल, कि आप 5000 रूरल के मैन ले रहे हो, 5000 रूरल की वेमेन्स, ठीक है, 5000 आप ट्राइबल एरिया, 5000 आप मेट्रो सिटीज, ठीक है, फिर वेमेन्स रूरल की, मतलब एक जो सैंपल है वो सैंपल बड़ा होना चाहिए और उस सैंपल में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दैट इज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड, वो आपके आंसर में दिखना चाहिए। RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये वर्ड यूज करने, सो दैट जो आपका आंसर है वो जेनरिक ना दिखे, कि आप जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपके आंसर, उनको पता होना चाहिए कि आपने इकोनॉमी पढ़ी है। ऑलराइट, रेफरेंस पीरियड, रिकॉल पीरियड, ये सारी चीजें क्या होती है। ऑलराइट, फिर इंप्रूव कर रहा है कुछ स्टैंड। अगर क्रिटिसिज्म अगर हम देखते हैं, हम यही बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल स्टेटस क्या है, जो इसमें अप्रोच यूज होती है। इट मे अंडर एस्टिमेट अनएम्प्लॉयमेंट बाय क्लासिफाइंग दोज नॉट फाइंडिंग वर्क फॉर लॉन्ग टाइम एज आउट ऑफ लेबर फोर्स, क्योंकि लॉन्ग रिकॉल पीरियड है,
किसी पर्सन के पास मैं जा रहा हूं तो इट इज नॉट नेसेसरली आपको पिछले 1 साल का याद होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग दे आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आपको इतने 1 साल का याद नहीं होगा कि मैंने कितने दिन के लिए कितने दिन के लिए मैं एम्प्लॉयड था। फिर CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एक प्राइवेट एजेंसी है, क्या करती है, हमने ये डेटा देख रहे थे। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जो सैंपल साइज भी है, ये जो PLFS है जो मॉस्पी करवा रही है, उसमें क्या है कि सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 1 लाख लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, बट जो CMI कर रही है इट इज क्या करिए, एक छोटा सैंपल साइज है। तो RCT जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेथड है, इट इज नॉट यूज्ड, और स्ट्रिंजेंट डेफिनेशन में ओवर एस्टिमेट, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, मार्जिनल और सबसिस्टेंस वर्कर को क्या कर रहे हो, आप एक्सक्लूड कर रहे हो। ऑलराइट, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है। फिर हम अगर क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, वाई टू नेरेटिव्स, नेरेटिव्स 2 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके। ऑलराइट, फीमेल एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स की बात हो रही है, पॉलिसी इंपैक्ट क्या है आ रहा है, ऑलराइट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें कि किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर देखो, ये बात हमेशा सुनने को मिलती है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, नॉट साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या होती है कि किसी भी इकोनॉमी में शॉर्ट रन, कुछ टाइम के लिए शॉर्ट रन में, देखो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ना 2 थॉट ऑफ स्कूल चलते हैं। वन इज क्लासिकल थॉट, एक क्लासिकल स्कूल है जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अपनी थ्योरी बताता है, वन इज कीन्जियन स्कूल, ठीक है। क्लासिकल स्कूल क्या बोलता है, क्लासिकल स्कूल बोलता है कि भाई जो इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये शॉर्ट रन में होती रहती है, और एक ये मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, नॉट मार्केट ड्रिवन अप्रोच, बट शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, बट ऑटोमेटिकली मार्केट उसको रिकवर करके उस अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर आ जाती है। कि शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयबिलिटी पे अगर कोई भी इकोनॉमी काम करे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ टाइम में वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आए, बट मार्केट वहां से खुद रिकवर करेगी विदाउट एनी मार्केट इंटरवेंशन। बट कीन्जियन थ्योरी बोलती है, कीन्जियन थ्योरी उसके अपोजिट बोलती है, हाँ ठीक है कि शॉर्ट रन में हो सकता है कि ये सारी चीजें हो रही है और मार्केट खुद रिकवरी करे, बट लॉन्ग रन में वी नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लॉन्ग रन में सरकार को इंटरवेंशन करना होगा, सरकार को पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी। अगर सरकार अगर इन्वॉल्व नहीं होगी, ऑलराइट, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ऑलराइट, तो जॉबलेस ग्रोथ क्या, हम इससे पहले बात करेंगे कि इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है, इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, हमारा GDP ग्रो कर रहा है, बट एक प्रोपोर्शनल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रहा है, ये डेटा है हमारा, ठीक है। रूट कॉज क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ है, इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ बल्ज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को कनेक्ट करना होगा जॉबलेस ग्रोथ में कि क्यों नहीं हो रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना होगा, सो दैट हम 2047 विकसित भारत, अमृतकाल, आत्मनिर्भर भारत, इसको हम अचीव कर सके। तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें इंप्रूव करना होगा। ऑलराइट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या है, प्रोग्राम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं हम, आत्मनिर्भर रोजगार भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिफरेंट स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, कि कैसे प्रमोट करें MSME को, कैसे हम लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, कैसे हम जॉबलेस ग्रोथ कम कर सकते हैं। ऑलराइट, मिसिंग मिडल की बात कर रहे थे हम सबसे पहले, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से मेजर शिफ्ट जो हुआ है हमारा, वो सर्विस सेक्टर की तरफ हुआ है। ऑलराइट, फिर राइजिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, रीजन बिंग स्किल मिसमैच का इशू है। आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आपने बीटेक कर ली है, बट आपके पास वो स्किल था कि नहीं जो एक IT कंपनी को चाहिए, या फॉर दैट मैटर कोई आप सिविल इंजीनियर हो, किसी भी, वो स्किल मिसमैच का इशू आ रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, अलाइन करना होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। हम इसीलिए बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, सो दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इंटीग्रेट करना है, सो दैट स्किल इंडिया मिशन को हम फर्दर स्ट्रेंथन कर सके। ऑलराइट, देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन हो रही है, NAPS स्कीम है हमारी। ऑलराइट, ये सारी चीजें सरकार कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर गैप, जेंडर गैप क्यों है, कुछ तो हमारे सोशल नॉर्म्स है, ठीक है, पेट्रियार्की की बात हो रही है, पेट्रियार्की बहुत ज्यादा इसी वजह से जेंडर गैप भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर विमेंस क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन केयर इकोनॉमी, जो घर के काम करने पड़ रहे हैं, आपको एल्डरली केयर करनी पड़ती। तो अब अगर आप जेंडर गैप मेंशन करो, यू हैव टू मेंशन केयर इकोनॉमी,
केयर इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि मेजरली आप किस चीज की बात, केयर इकोनॉमी की बात करें कि केयर इकोनॉमी जो है इट शुड बी पेड होनी चाहिए। अगर पेड होगी तो इसीलिए बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमी में, ज्यादा से ज्यादा विमेंस का पार्टिसिपेशन, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऑलराइट, सोशल नॉर्म्स की बात हो रही है, इनकम इफेक्ट का बात हो रही है, लेजिस्लेशन सरकार क्या लेकर आई है रिसेंटली 2017 में, जो मैटरनिटी बेनिफिट है 26 वीक की लीव कर दी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रमोशन ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो रही है, ठीक है। एमजी नरेगा में 1/3 वुमेन्स बेनिफिशियरी है, स्टैंड अप इंडिया विमेन एंटरप्राइजेस के लिए। ऑलराइट, तो ये डिफरेंट स्कीम्स भी सरकार लेकर आई है। तो अगर हम इंटरकनेक्शंस देखते हैं, देखो जॉबलेस ग्रोथ अगर हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। तो क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स नहीं है, फेज टू क्रिएट क्वालिटी जॉब्स, जो कैपिटल इंटेंसिव सर्विस लेड ग्रोथ होती है। हम जापान का एग्जांपल दे रहे थे, जापान में क्यों कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हो रही है, बिकॉज जो यूथ बल्ज है वो कम है और ज्यादातर लोग क्या है, डिपेंडेंस वहां बहुत ज्यादा। अगर डिपेंडेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली कैपिटल में इन्वेस्ट करना होगा। ऑलराइट, आप लेबर इंटेंसिव मार्केट में नहीं, क्योंकि काम करने वाले ही लोग कम है। अगर 100 पीपल है, 100 में से 40 पीपल आर वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो इन 40 लोगों को टोटल 100 लोगों के लिए काम करना है। ऑलराइट, दैट इज व्हाई हम वहां पे क्या हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है। और हम क्या करें, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ तो हो रही है, जिसकी वजह से इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कम लोगों की जरूरत है। आईटी सेक्टर है, कोई रिसर्च हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर है, वहां पर कम लोग इंप्लॉयड होंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंपैक्ट देता है। ऑलराइट, तो जीडीपी में तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट मोर ओवर क्या कर रहा है, ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो, जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसीलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव फोर्स, सो दैट हम जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम हार्नेस कर सके। नेक्स्ट इज आर की एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जेंडर गैप बढ़ रहे हैं, जेंडर गैप की वजह से क्या है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, फिर एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट, तो यही हम बात करें कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल हो रही है, नॉट साइक्लिकल। स्ट्रक्चरल क्यों है, अगर हम एक ट्रिपल बाइंड है कि जो ग्रोथ है दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू जॉब्स, जॉब्स में क्यों नहीं ट्रांसलेट हो रही है, बिकॉज हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, बिकॉज हम कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हुई है। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होगी तो ही ज्यादातर लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि यूथ बल्ज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दैट प्रोड्यूसेस अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट। अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बिकॉज स्किल मिसमैच का इशू है कि आप बीटेक कर रहे हो बट आपके पास क्या वो रिक्वायर्ड स्किल था कि जो किसी फर्म को चाहिए, किसी कंपनी को चाहिए। ऑलराइट, कुछ सोशल नॉर्म्स है जिसकी वजह से विमेंस को लेबर फोर्स से बाहर रखा जा रहा है। पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं हम, केयर इकोनॉमी की बात करें तो ये वर्ड्स दिखने चाहिए, पेट्रियार्की एंड वन इज आर केयर इकोनॉमी। जो केयर इकोनॉमी है वो क्या है, अनपेड है, आपको पैसा ही नहीं दिया जा रहा उस चीज के लिए। इन सब की वजह से भी जो कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं, तो एक ट्रिपल बाइंड की बात की जा रही है। ऑलराइट, फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज में क्या, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ज्यादातर लोग दे आर एंगेज्ड इन किसी काम को कर रहे हैं, बट अगर हम मार्जिनल आउटपुट की बात करते हैं वो नहीं हो रही है, और वहां पर इतने लोग चाहिए नहीं। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हो, ऑलराइट, एग्रीकल्चर इसका है कि 45% ऑफ हमारा जो वर्क फोर्स है दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं इट इज क्लोज टू 16 to 17%। ऑलराइट, और ऑल्टरनेटिव जॉब्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं, इसी वजह से लोग वहां पर एंगेज है। देखो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या और इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी, आप कुछ टाइम यहाँ काम करोगे उसके बाद आपके पास काम ही नहीं होगा, सीजनली काम कर रहे हो, उसी सीजनल काम की वजह से आप अंडर एम्प्लॉयड भी होगे। जब आप वो काम नहीं करोगे, आप कुछ और काम ढूंढोगे, आप हो सकता है आप उसकी वजह से कोई और ऐसा काम करना पड़े अगर आपकी स्किल उससे ज्यादा भी होगी। ऑलराइट, तो ये एक विशियस साइकिल है, और सारी जो चीजें, सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, दे आर इंटर कनेक्टेड। ऑलराइट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों है कि पहली तो स्किल के बेसिस पे भी हो सकती है या फिर टाइम के बेसिस पे, कि दैट इंडिविजुअल्स आर वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी, कि आप अपनी कैपेसिटी से कम कर रहे हो सकता है या तो स्किल के बेसिस पे कम कर रहे हो, या हो सकता है आप 10 घंटे काम कर सकते थे बट आप सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 घंटे ही काम कर रहे हो। इसमें क्या इशू है, सीजनलिटी ऑफ वर्क है, लैक ऑफ डिमांड है। ऑलराइट, कोई इनफॉर्मल नेचर है,
इसके लिए सरकार क्या कर रही है, स्किल इंडिया मिशन है हमारा, क्वालिटी जॉब क्रिएशन हो रही है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। ऑलराइट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो हम बात कर रहे थे कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो। फॉर एग्जांपल हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आपने कुछ टाइम काम किया बट कुछ सीजन में ही काम किया और उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड हो। तो अनएम्प्लॉयड हो दैट मीन्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप सीजनली अनएम्प्लॉयड हो चुके हो। ऑलराइट, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रीजन्स की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट, जब आपने वो जो आपका प्रोडक्ट था, क्रॉप थी, वो निकाल दी, हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड हो गए। ऑलराइट, एमजी नरेगा स्कीम है, सरकार क्या कर रही है, रूरल इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे। जब आप रूरल इकोनॉमी लिखोगे, व्हेन यू आर मेंशनिंग अबाउट रूरल इकोनॉमी, सरकार कैसे डाइवर्सिफाई कर रही है, लखपति दीदी स्कीम है, सारस मेला, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। ऑलराइट, मत्स्य संपदा योजना है। ऑलराइट, क्रोनिक में क्या है, दैट इंडिविजुअल इज एबल टू वर्क बट रिमेन्स जॉबलेस फॉर लॉन्ग पीरियड। रीजन क्या है, स्किल में स्ट्रक्चरल मिसमैच है, लो एग्रीगेट डिमांड है और मार्केट जो है बहुत ज्यादा रिजिड है। सरकार क्या कर रही है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, रोजगार मेला हो रहे और यूथ के लिए स्कीम लेकर आ रही है। ऑलराइट, तो कुछ ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अगर हम इसका एनालिसिस देखो, डिस्गाइज की वजह से क्या हो रहा है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक एम्प्लॉयमेंट एक टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह, पॉलिसी फोकस मिसमैच है। ऑलराइट, मेजरमेंट चैलेंज हमने देखे सरकार क्या क्या चीजें कर रही है। तो इसीलिए अगर हम इंडिया में देखते हैं कि जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, एक कॉम्प्लेक्स पिरामिड है। अगर हम देखेंगे एट द विजिबल टॉप इट इज क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड, बट जो मैसिव बेस है दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड क्यों है, बिकॉज ज्यादातर अगर हम देखते हैं 45% हमारा वर्कफोर्स है, दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर और वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, तो हमारे दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, दैट इज व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया प्राइमरीली स्ट्रक्चरल रादर देन साइक्लिकल। कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरीली स्ट्रक्चरल क्यों है, नॉट साइक्लिकल। साइक्लिकल के रेफरेंस में आई वाज टॉकिंग अबाउट कीन्सियन एंड क्लासिकल थियरीज, दोनों ने क्या व्यू दिया। साइक्लिकल क्या है, साइक्लिकल मींस कि कोई भी इकोनॉमी है वहां पर कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट रन के लिए आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आती ही आती है, बट वो क्या है कि वो खुद ही मार्केट उससे रिकवर करती है। ऑलराइट, बट कीन्सियन क्या बोल रहे हैं कि अगर वो खुद लॉन्ग रन में रिकवर नहीं करेगी, गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर। ठीक है, बट इंडिया में क्या है, इंडिया में साइक्लिकल नहीं है, इंडिया में स्ट्रक्चरल है। हमने ट्रिपल बाइंड की बात की थी, तो ये सारी चीजें लिखनी हमने। फिर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डिमांड क्वेश्चन की है कि प्राइमरी स्ट्रक्चरल है रादर देन साइक्लिकल। सेकंड डिमांड क्या बोल रहा है, डिस्कस द रेफरेंस टू जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्यों है, राइजिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड जेंडर गैप इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। क्यों ये सारी चीजें हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रही है, बिकॉज हम क्या है, सर्विस लेड ग्रोथ हो रही है और लेबर इंटेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मिडल मिसिंग, ये वर्ड दिखने चाहिए, मिडल मिसिंग। ठीक है, मिडल मिसिंग, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, यूथ बल्ज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, विकसित भारत 2047, अमृतकाल की बात कर रहे हैं हम और आत्मनिर्भर भारत की बात करें, ये सारे वर्ड दिखने चाहिए, देन ओनली एक अच्छा आंसर दिखेगा, एक जेनरिक आंसर नहीं दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल, तो आप इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।